हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। ल्यूसेंट जीके के निचोड़ में आज हम 29वां भाग पढ़ने वाले हैं और इसके पहले 28 भाग मैं इसके करा चुकी हूँ। बहुत सरल तरीके से ल्यूसेंट में आपको पढ़ा रही हूँ और इसके जो 28 भाग हैं आप ल्यूसेंट हैंड रिटन जीके प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मिल जाएंगे। और जहाँ 700 प्लस प्रश्न हो चुके हैं इतिहास के, लगभग 50,000 प्रश्न इसके बनेंगे क्योंकि मैं एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से वन लाइनर फैक्ट में डाल रही हूँ। रामबाण है ल्यूसेंट, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो भारत मध्य प्रदेश के, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। आज का पहला क्वेश्चन है और सीरीज़ का 771वां क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। और मौर्य वंश की हत्या किसने की थी? तो मौर्य वंश की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, बृहदत्त कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और बृहदत्त की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व। और इसी समय पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो फिर आपसे पूछेंगे कि मगध पर शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है, जो पुष्यमित्र था वो किस जाति का था? तो जो पुष्यमित्र शुंग था वो ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? ब्राह्मण जाति का था। और ये जो शुंग जाति थी, ये शुंग शासक थे, ये जो ब्राह्मण जाति थी, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? विदिशा में बनाई है। यही एक कारण है कि विदिशा में जो ब्राह्मणों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पुष्यमित्र वंश का शासन रहा था। तो पुष्यमित्र किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। और उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले को बनाया। पुष्यमित्र ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? तो पुष्यमित्र ने मेनांडर को पराजित किया था। और ये जो मेनांडर है वो इंडो यूनानी शासक था, इसको पुष्यमित्र ने पराजित किया था। ये क्वेश्चन आता है कि मेनांडर को किसने पराजित किया या पुष्यमित्र ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? तो मेनांडर को पराजित किया, ये इंडो यूनानी शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। पुष्यमित्र शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2 बार करवाए थे। और जो पुष्यमित्र शुंग के लिए यज्ञ है वो किसने करवाया था? तो पतंजलि ने करवाया था। पतंजलि थे जो इनके दरबार में थे पुष्यमित्र शुंग के, जिनके नाम पे अभी आयुर्वेद का जो नाम है इनके ही कारण है। तो इनके लिए जो यज्ञ कराया था पुष्यमित्र शुंग के लिए, किसने कराया था? पतंजलि ने कराया था। भरूच स्तूप का निर्माण किसने किया था? भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। भरूच स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। पहला कि कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम कौन था? देवभूति था। जो अंतिम शासक होता है उसको कोई दूसरा वंश के जो राजा जो स्थापना करता है वो उनकी हत्या करके अपने नए वंश की नींव डाल देता है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या किसने की थी? तो देवभूति की हत्या जो है वो 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने की थी। किसने की थी? 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने की थी। शुंग वंश की हत्या किसने की थी? 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने की थी। तो जो वसुदेव थे उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी और देवभूति की, और उसके बाद कण्व वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, मौर्यों के बाद शुंग आया था, शुंग के बाद कण्व आया था। मौर्यों के बाद शुंग वंश आया था, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। शुंग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? कण्व वंश की हुई। किसने की? वसुदेव ने। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कण्व वंश का जो अंतिम राजा था वो सुशर्मा था। अब सुशर्मा की हत्या करेगा कोई दूसरा व्यक्ति और वो अपना वंश बनाएगा। तो कण्व वंश का अंतिम राजा था सुशर्मा। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कब की थी? सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कब की थी? तो 60 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी सिमुक ने सुशर्मा की हत्या? तो कब की थी? 60 ईसा पूर्व में की थी। और देखो किसने की सुशर्मा की हत्या? सिमुक ने। अब ये सिमुक ने अपना एक नया वंश डाला। सिमुक ने कौन सा वंश डाला? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक। अब ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश, फिर मौर्य के बाद शुंग आए, शुंग के बाद कण्व आए, कण्व के बाद कौन आ गया? सातवाहन आ गया। सातवाहन की स्थापना किसने की? सिमुक ने। किसकी हत्या करके? सुशर्मा की हत्या करके।
सातवाहन वंश को और क्या कहते हैं? सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सातवाहन वंश को आंध्र वंश बोला जाता है। सातवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। कहाँ स्थापित की सातवाहनों ने अपनी राजधानी? प्रतिष्ठान में। और ये प्रतिष्ठान कहाँ है? ये गोदावरी नदी के किनारे है। प्रतिष्ठान बेसिकली है कहाँ पे, जगह कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो शिवमुख, सातकर्णी, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र, पुलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो ये यहाँ के प्रमुख सातवाहन वंश के शासक थे। जो सातकर्णी थे उसने कितने यज्ञ किए थे? तो सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और 1 राजसूय यज्ञ किया था। कौन कौन से किए थे? 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? एक था हॉल और एक थे गुणाढ्य। कौन कौन से थे? हाल और गुणाढ्य थे। बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना किसने की? तो बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना एक हॉल ने की थी तथा दूसरे गुणाढ्य ने की थी। हॉल ने गाथा सप्तशती की भी रचना की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? गाथा सप्तशती पुस्तक किसने लिखी थी? तो हॉल ने लिखी थी। याद रखिएगा, गाथा सप्तशती किसने लिखी थी? हॉल ने। और बृहत कथा नामक हॉल ने और गुणाढ्य ने की थी। सातवाहनों ने किस मुद्रा का प्रचलन कराया था? तो सातवाहनों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे का प्रचलन कराया था। फ्रेंड्स, ये मेरा फ्री का पैकेज है, आप देख रहे हैं। ये पूरी 12 बुकलेट आपको प्रीलिम्स के पैकेज में मिलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्री के नोट्स हैं। इनको आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हो या आपके पास डिलीवर हो जाएंगे तो आप इनको मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन अपना सिक्का ढालने में किसका प्रयोग करते थे? शीशे का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? शीशे का। और ये जो शीशे का प्रयोग करते थे ये कहाँ से मंगाया जाता था? तो ये रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने किया था। किसने किया था? सातवाहन शासकों ने। सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। सातवाहनों में किस तंत्र का आभास होता है? सातवाहन जो थे वो मात्र तंत्रात्मक थे। क्या थे? मात्र तंत्रात्मक। आभास होता है लेकिन घर का जो मुखिया होता था वो पिता ही होता था। आभास मात्र तंत्रात्मक इसलिए होता है कि सातवाहनों में राजाओं के नाम के आगे उनकी माता का नाम लिखा जाता था। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो इस प्रकार उनकी माता का नाम लिखा जाता था। तो ऐसा लगता था कि ये मात्र तंत्रात्मक होगा, लेकिन था ये पितृ तंत्रात्मक, मतलब पिता मुखिया होता था। सातवाहन शासकों के जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम कौन करता था? तो सातवाहन शासकों के जो ग्रामीण क्षेत्र रहते थे वहाँ प्रशासन का काम गोलमेक करता था। कौन करता था? गोलमेक करता था। सातवाहन शासकों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज मैंने आपको 799 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब 800 से हम कल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, और आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। PDF आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।